हाँ जी, तो कैसे हो आप सभी लोग? हम लोग आज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को समझेंगे। सर, मैंने फाइनेंस पढ़ा है, मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल सुना है, मैंने पढ़ा भी है, बट मुझे कभी समझ नहीं आया। ये फाइनेंस का रादर एक कॉर्पोरेट फाइनेंस का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर जितना मैंने अनुभव किया है, लोगों का एक जो गैप क्रिएट होता है ना रियल वर्ल्ड और अंडरस्टैंडिंग में, वो वन ऑफ द हाईएस्ट होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बच्चे को समझ ही नहीं आता कि क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगले 30 मिनटों में हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे, ठीक है, उसके यूज केसेस समझेंगे, ठीक है, एंड उसका कैलकुलेशन समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है विथ 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो। यूट्यूब के एल्गोरिदम को खुश रखने के लिए लाइक भी करो, ठीक है। फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, दुनिया में है ना, कोई भी चीज फोकट नहीं है। नथिंग इज फ्री, देर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। आपने अगर, ध्यान से समझना, आपने अगर अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो आप उससे चाहते हो मैक्सिमम वैल्यू, है ना। आपने अगर अपना पैसा कहीं पर एक्सपेंस किया है तो आप चाहते हो मिनिमम एक्सपेंस में मैक्सिमम वैल्यू। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, इसके अंदर क्या दिक्कत है। आप अगर किसी कंपनी को अपना पैसा देते हो, ध्यान से समझना जरा इधर, है ना, बहुत इजी और सिंपल कंसेप्ट है, आपको वन शॉट में समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास 1 CR है, 1 CR टू इन्वेस्ट। आपके पास ऑप्शन है अलग अलग, ना चार नहीं, 3 ऑप्शन रखते हैं। कंपनी ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोल इंडिया लिमिटेड, एंड कोल इंडिया मत लो, कोल इंडिया की जगह एक थोड़ी सेफ कंपनी, बीपीसीएल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, एंड थर्ड है राजू टेलर्स लिमिटेड। मुझे एक बात बताइए, आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। जब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई अगर आप रिलायंस में डालते हो तो कितना परसेंट रिटर्न आपको एक्सपेक्टेड है, आप बीपीसीएल में डालते हो तो कितना परसेंट एक्सपेक्टेड है, आप राजू में डालते हो तो कितना परसेंट रिटर्न आप सोच रहे हो कि आपको मिलना चाहिए। अब क्या है ना, अगर मान लीजिए मैं तीनों में 12% लिख देता हूं कि तीनों से आपको 12% रिटर्न मिलेगा, क्या कोई भी व्यक्ति विद अ सेन माइंड राजू टेलर्स में पैसा डालेगा? क्यों डालेगा? है ना, जब उतना ही रिटर्न आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा एक स्टेब्लिश्ड बिजनेस दे रहा है, तो आप राजू टेलर में पैसा थोड़ा ना डालोगे, आप तो रिलायंस में पैसा डालोगे। तो राजू टेलर में जब कोई पैसा नहीं डालेगा तो क्या राजू टेलर को अपना रेट बढ़ाना पड़ेगा? मतलब उल्टा अगर मैं सोचूं तो, सर, मुझे अगर 12% का रिटर्न मिलता है तो मैं रिलायंस में पैसा डाल दूंगा, क्योंकि राजू और रिलायंस के मुकाबले रिलायंस ज्यादा सेफ है। लेकिन वहीं पर अगर मुझे आप राजू टेलर में 14% रिटर्न दिला देते हो, तो फिर मैं इंडिफरेंट हो जाऊंगा वेदर इट इज रिलायंस और इट इज राजू टेलर। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ध्यान से समझना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो रिटर्न नहीं है जो आपको मिलेगा, वो आपका एक्चुअल रिटर्न होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो रिटर्न है जो आप एक्सपेक्ट करते हो, आपकी उम्मीद है कि यार इतना तो मिलना ही चाहिए, अगर इससे कम मिला तो मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैं 1 मिनट के लिए आपको बोलता हूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगेन अपन 3 एग्जाम्पल लेते, एक है हॉस्पिटल या फार्मा, ठीक है, दूसरा है कसिनो, और तीसरा है होटल्स।
तीनों में सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसका होगा? हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं फिर बोल रहा हूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये नहीं है कि आपको कितना पैसा एक्चुअल में मिलेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये है कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप हॉस्पिटल में लगा दो, कसिनो में लगा दो या होटल में लगा दो, ठीक है, तो आप इन तीनों में से कहां पर पैसा लगाओगे और कितना परसेंट रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे? आप सबसे ज्यादा रिटर्न्स क्या कसिनो बिजनेस से एक्सपेक्ट करोगे? क्योंकि सर कसिनो में है ना, रिस्क बहुत ज्यादा है। फिर सेकेंड नंबर पे मैं रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगा सर होटल बिजनेस से। जरूरी नहीं है ना, नॉन डिस्क्रिशनरी डिस्क्रिशनरी आइटम है। आदमी चाहे तो होटल में रहना डेफर कर सकता है, लेकिन सर हॉस्पिटल है ना, फार्मा है ना, वो डिस्क्रिशनरी नहीं है, वो नॉन डिस्क्रिशनरी, आपको लेना ही पड़ेगा। तो सर ये बिजनेस का रिस्क बहुत सेफ है सर, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट शुड डिमांड अ लोअर रिटर्न। यहां से अपने को एक कॉन्सेप्ट निकल के बाहर हुआ। वो कॉन्सेप्ट ये निकल के बाहर हुआ कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है ना, जिसको आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हो, ये एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ फंक्शन ऑफ मतलब डिपेंड अपॉन, डिपेंड अपॉन व्हाट? डिपेंड अपॉन द ग्रोथ एंड द रिस्क ऑफ द कंपनी। अगर कोई कंपनी में रिस्क ज्यादा है तो आप उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे। अगर किसी कंपनी में रिस्क कम है तो आप कमती रिटर्न में भी सेटिस्फाइड हो जाओगे। अगर किसी कंपनी में ग्रोथ ज्यादा है तो आपका एक्सपेक्टेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल उस कंपनी से ज्यादा बनेगा। अगर किसी कंपनी में ग्रोथ कम है, ध्यान से समझना, तो आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स उस कंपनी से कम बनेगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस। सर मुझे एक चीज और बताइए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आपने बोला कि इसका जो कैलकुलेशन होता है वो होता है फ्रॉम अ पीओवी ऑफ इन्वेस्टर्स। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, इन्वेस्टर्स के व्यू पॉइंट से ही कैलकुलेशन होता है, ठीक है, 100% सही है। तो सर फिर कंपनी का क्या यूज है? व्हाट वुड कंपनी डू विद द कॉस्ट ऑफ कैपिटल? जैसे मान लीजिए आपने मुझसे आके पूछा कि भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज में तुमको इन्वेस्ट करना है तो तुम्हें कितना परसेंट रिटर्न चाहिए? मैंने बोला 12%। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस चीज से क्या करेगी? मुझे एक बात बताओ, आपने एक मोमो का दुकान लगाया, उसका मालिक कोई और है, आप वहां पर सिर्फ बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो, यू आर जस्ट मैनेजिंग द बिजनेस। आपको पता है कि मालिक को है ना मिनिमम 10% का रिटर्न तो पर मंथ चाहिए ही चाहिए इसके धंधे। मतलब अगर इसने 5 लाख रुपए लगाए हैं मोमो की रेडी में, तो इसको 50,000 रुपए महीने का नेट प्रॉफिट। ये 50,000 रुपए जो मालिक को चाहिए, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मालिक विच इज इन्वेस्टर। बट तेरे लिए ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ना और इसको ट्रैक करके रखना, असेस करके रखना। कैसे पता है? क्या आपके लिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर महीने मिनिमम 10% तो निकाल के दो मालिक को, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस है वो। अगर आपने वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करी तो क्या, ध्यान से समझना, तो क्या वो इन्वेस्टर कहीं और इन्वेस्ट कर देगा? बिल्कुल कर देगा। भाई तूने सोचा, देखना, तूने दो कंपनीज में पैसा लगाया, डेल्टा कॉर्प और डाबर। डाबर शहद बेचती है, डेल्टा कॉर्प पत्ते खिलवाता है लोगों को ऑनलाइन। तू बता कौन सा बिजनेस ज्यादा रिस्की है, शहद बेचने का कि पत्ते खेलने का? सर पत्ते खेलने का बिजनेस ज्यादा रिस्की है। तू बता कहां पर ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट करेंगे लोग? सर डेफिनेटली कैसीनो बिजनेस में ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। क्या कसिनो बिजनेस अगर उतने रिटर्न्स नहीं निकाल पा रहा है एक्चुअल में,
जितना एक्सपेक्टेशन है शेयर होल्डर्स का, क्या शेयर होल्डर्स कल्टी मार लेंगे? क्या वो कसिनो बिजनेस को बेच के किसी और बिजनेस पे शिफ्ट हो जाएंगे? तो मालिक की जो आस है, जो एक्सपेक्टेशन है, वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड मैनेजमेंट के लिए ये कंपलसरी हो जाता है कि वो जो मिनिमम एक्चुअल रिटर्न्स दे, वो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा ही दे। मतलब मैनेजमेंट का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल होता है, दैट शुड ऑलवेज बी मोर देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मालिक सोच के बैठा है कि मेरे को 11% का रिटर्न मिले, अगर बिजनेस उसको 13% का रिटर्न कमा के दे रहा है, तभी उस बिजनेस में दम है। मालिक उस बिजनेस में बना रहेगा, उस बिजनेस की वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ती रहेगी। थोड़ा सा जरा ध्यान से समझना। अगर आप अभी तक ये बेसिक फंडा समझ में आया, तो आपको ये समझ में आएगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है, वो बिजनेस की होती है। ठीक है जी। अब अगर बिजनेस की होती है, तो बिजनेस में किसके पीओवी से निकलती है? तो मतलब बिजनेस में इन्वेस्टर्स के पीओवी से निकलती है। ठीक है। बिजनेस में कौन दो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं मोटा माटे लेवल पे? सर, एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर और एक होता है डेट लेंडर, जिसने मुझे डेट दिया है। ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर जो है ना, क्या वो मालिक है? वो मालिक। मेरी बात समझना। इन दोनों में ज्यादा रिस्क कौन ले रहा है? इक्विटी ले रहा है सर। अपन पहले डेट को समझते हैं। मैं डेट वाले के पास गया, भाई साहब, हेलो, मैंने बोला भाई साहब, हमको है ना 1 करोड़ रुपए का डेट चाहिए। उसने बोला ठीक है, लेके जाओ, लेकिन मैं है ना आपसे 8% ब्याज चार्ज करूंगा। मेरे को तो कम से कम इतना चाहिए, अगर आप 1 करोड़ का डेट मेरे से ले रहे हो तो ये जो 8% है, ये कछु नहीं है, बट ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डेट है, एक्सपेक्टेड केडी। समझना कि डेट वाले की इतनी उम्मीद है कि तू 8% तो उसको कमा के देगा ही देगा। ठीक है। फिर मैं इक्विटी शेयर होल्डर के पास गया। मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को पूछा कि मालिक, आप भी पैसा डाल रहे हो, आप तो 30 करोड़ रुपए डाल रहे हो धंधे में, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? उसने बोला 14%। ये जो है, इसको मैं बोलूंगा दिस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड केई। ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। अब ये 14% और 8% में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना, केई, इसको मैं बोलता हूं इम्प्लिसिट कॉस्ट। ध्यान से समझना। और इसको मैं बोलता हूं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सर, ऐसा क्यों? पता है कारण क्या है? जब तू वो लाला से 1 करोड़ रुपया लेने गया डेट पे, तो क्या लाला ने तेरे से कागज पे लिखवा लिया कि तू मेरे को हर साल 8% ब्याज देगा? तू क्या हामी भर के आया है वो 8% का ब्याज देने के लिए? एब्सोल्युटली। तो क्या अब आपको झक मार के उसको 8% देना ही पड़ेगा क्या? लीगली बाउंड हो सर, देना ही पड़ेगा। लेकिन जब तू 30 करोड़ रुपए इक्विटी शेयर होल्डर से लेने गया, उन्होंने बोला कि आप हमें ना अग्रीमेंट पे गारंटी के साथ लिख के दो कि आप 14% रिटर्न हमें दोगे। क्या कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को रिटर्न की गारंटी दे सकती है लिख के? आपने बोल दिया मालिक, 14% का रिटर्न आप सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपका आशीर्वाद रहा और ऊपर वाले का साथ रहा, तो 14 क्या, मैं आपको 16, 17, 18% रिटर्न बना के दूंगा ना, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कुछ भी। तो ये जो 14% का रिटर्न है ना, ये इम्प्लिसिट इसलिए है क्योंकि ये इक्विटी शेयर होल्डर के दिमाग में है कि मेरे को इतना पैसा चाहिए। ये लीगली ओबलाइज्ड रिटर्न नहीं है, किसी कागज पटल पे लिखा हुआ रिटर्न नहीं है। लेकिन वहीं पर जो डेट लेंडर है,
उसने क्या कागज पे रिटर्न्स लिखवा लिए कि मेरे को तो 8% चाहिए ही चाहिए। हाँ, दोनों की चाहत है, इसलिए एक्सपेक्टेड है। ये बात भी ध्यान रखना। इक्विटी शेयर होल्डर के केस में भी एक्सपेक्टेड है और डेट लेंडर के केस में भी एक्सपेक्टेड है। कंपनी किस रिटर्न से बाउंड है कि अगर आपने मन में सोचा तो आपको मैं उतना दूंगा ही दूंगा, है ना? तो डेट के रिटर्न से बाउंड है। सर अगर मान लो कंपनी 1 करोड़ रुपए लेने गई लाला जी से, लाला जी सोच रहे हैं 8%, कंपनी को जमा नहीं, कंपनी को लगता है कि कम में मिलना चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी? दूसरे लाला के पास जाएगी जिसको 7.5% चाहिए। उसमें क्या बड़ी बात है ना? या फिर कंपनी अगर नहीं जाती है तो कंपनी को पैसा देने वही लाला आएगा जो 8% पे खुश है। जिसको 9% रिटर्न चाहिए वो किसी और कंपनी को पैसा देगा। क्या आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का? मैंने, है ना, अभी अगर आप देखोगे तो मैंने सिर्फ इसकी मूल आत्मा को समझाया है आपको। वी हैव जस्ट अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। अब अपन थोड़ा देखते हैं कि सर मेरे को ये चीज समझ में आ गई कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कुछ भी नहीं है, वो इक्विटी की कॉस्ट और डेट की कॉस्ट, इन दोनों का वेटेड एवरेज है। मिला? अरे जी वाह जी वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। मतलब जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कुछ भी नहीं, इक्विटी की कॉस्ट क्या होती है? केई इंटू आपकी टोटल कैपिटल कितनी है। तो मैंने जी 1 करोड़ रुपए तो डेट से उठाया, 30 करोड़ रुपए इक्विटी से उठाया, तो टोटल कैपिटल हो गई 31। इस 31 में से इक्विटी से कितना पैसा उठाया है? तो बोले जी 30 करोड़ उठाया। तो ये लगेगा वेट 30/31 केई पे। जो कॉस्ट ऑफ डेट है आपका, इसको बोलते हैं केडी। 1 - टी करेंगे, मैं समझाता हूँ 1 - टी क्यों होता है। टैक्स रेट कट होगा। टोटल कैपिटल कितनी है? 1 करोड़ डेट की, 30 करोड़ रुपए इक्विटी की, 31 करोड़। डेट कितने करोड़ का? 31 करोड़ में से सिर्फ 1 करोड़, 1/31। समझना। ये इसका कोर फॉर्मूला, ये इसका कोर कॉन्सेप्ट है। अब अपन केई और केडी पे उतरते हैं। अगर मैं आपको कॉस्ट ऑफ डेट समझाने जाऊं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी समझो, कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा आसानी से समझ में आए। ठीक है? बेसिक समझते हैं, एकदम आराम से समझना, 100% क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर आपको निकालनी है ना, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का एक बहुत सिंपल सा गणित है कि रिस्क फ्री रेट प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। मिला? ठीक है सर, ये फॉर्मूला तो बचपन से रटा हुआ है। आप तो ये बताओ इसके पीछे का लॉजिक क्या है। मैं अब भी बता देता हूँ। आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से एक शेख आया और वो शेख मुकेश अंबानी से मिलने आया। मुकेश अंबानी से वो बोलता है कि मेरे को रिलायंस में पैसा लगाना है, मैं रिलायंस में पैसा लगाने के लिए के एवज में कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट करूं। मुकेश भाई बोलते हैं कि आप, है ना सर, 6.5% का रिटर्न तो मिनिमम मान के ही चलो कि अगर आप रिलायंस में पैसा लगा रहे हो तो आपकी उम्मीद होना चाहिए कि आपको 6.5% रिटर्न मिले। क्या शेख ओके बोल के उड़ जाएगा क्या टेबल से? बिल्कुल भी नहीं। 6.5% रिटर्न में कौन पैसा लगा रहा है? शेख क्या बोलेगा पता है? शेख बोलेगा, बोले अंबानी जी 6.5% रिटर्न्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे देती है अपने बॉन्ड्स पे बिना कोई रिस्क लिए। तो ये तो सिर्फ रिस्क फ्री रेट है ना, 6.5%। मेरे को तो इससे ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी रिलायंस का इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या सेम रिस्क कैटेगरी के हैं क्या? गवर्नमेंट की रिस्क ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो है और वो 6.5% दे रही है। आपकी तो बहुत रिस्क है सर, आप 6.5% दोगे तो काम थोड़ा ना चलेगा। मतलब चलो ठीक है, मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर आप
आज रिलायंस में इन्वेस्ट ना करते हुए एक जेनरिक गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते तो आपको 6.5% मिलता। आपको इसके ऊपर थोड़ा और चाहिए क्या? हाँ, इसके ऊपर थोड़ा और चाहिए। तो फिर आपने देखा, आपने बोला कि यार निफ्टी का रिटर्न तो 11% चल रहा है ना? 11% निफ्टी में लगाते हैं, 6.5% तो अपने को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही दे देती है। तो इन दोनों को अगर घटाया तो बचे 4.5%। मतलब अगर मैं गवर्नमेंट में पैसा ना लगाते हुए मार्केट में पैसा लगा दूं, मैं शेख हूं, तो मेरे को मार्केट में पैसा लगाने के लिए 4.5% का रिटर्न एक्स्ट्रा मिलेगा। मैंने बोला अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अंबानी जी ने बोला चलो सर फिर चलते बनो यहाँ से, 11% रिटर्न दे दिया आपको। 6.5% रिटर्न तो रिस्क फ्री रेट का, क्योंकि आपको बिना रिस्क लिए ही मिल रहा था। लेकिन चूंकि आप अब इक्विटी मार्केट्स में भी पैसा लगा रहे हो देश के, तो आपको हम एक्स्ट्रा 4.5% रिटर्न देते हैं। ये 4.5% कैसे कैलकुलेट हुआ पता है आपको? आपने कैलकुलेट करा रिटर्न्स ऑन मार्केट, है ना, कि निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया ऑन एन एवरेज। मैंने देखा 11% रिटर्न दिया है। आज भारत सरकार कितना परसेंट रिटर्न दे रही है? 6.5% दे रही है। तो निफ्टी भारत सरकार के मुकाबले कितना परसेंट रिटर्न ज्यादा दे रही है? 4.5% रिटर्न ज्यादा दे रही है। तो शेख को दे दो। तो अंबानी जी ने शेख को समझाया कि शेख साहब, आप है ना, अगर आप रिलायंस में पैसा लगाते हो तो आपको 11% रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना चाहिए। शेख ने बोला कैसे, समझाओ। तो रिलायंस ने बोला कि 6.5% रिटर्न तो सरकारी रिटर्न है, और 4.5% रिटर्न ये वो एडिशनल रिटर्न है, ओवर एंड अबव सरकारी रिटर्न, जो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए मिल रहा है। क्योंकि आप इक्विटी मार्केट में उतरे हो तो यहां पर रिस्क ज्यादा है, तो रिटर्न भी ज्यादा होगा। तो 11% पे डील लॉक करें। शेख ने बोला नहीं 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 नहीं, ये जो 4.5% मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्या ये निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के लिए मिल रहा है? ये बीएसई सेंसेक्स 30 में इन्वेस्ट करने के लिए मिल रहा है? यस और नो? रिलायंस और निफ्टी 50 दोनों का क्या रिस्क कैटेगराइजेशन सेम है? मेरा बिल्कुल भी नहीं। निफ्टी 50 तो 50 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो है, और रिलायंस तो अपनी स्टैंड अलोन बिजनेस है। तो दोनों का रिस्क सेम थोड़ा है। क्या रिलायंस निफ्टी 50 के मुकाबले थोड़ी रिस्की है? मैंने बोला थोड़ी तो है। तो बोले कितने परसेंट रिस्की है? मैंने बोला 10% रिस्क। 4.5 इंटू 1.10 अगर मैंने करा तो 10% से बढ़ा दिया। अब ये कितना निकल के आ रहा है वो जरा कैलकुलेट करो। तो ये हुआ 6.5 प्लस 4.95, 5 ही ले लो आप तो। ठीक है, तो 6 और 5, 11 और 11.5% रिटर्न। क्या ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी बनना चाहिए भगवान? मेरी बात समझ में आ रही है? बेसिक कंसेप्ट समझाया मैंने आपको, वेरी वेरी बेसिक, जस्ट एज ए स्टार्ट, क्योंकि मुझे पता है कॉलेजेस में आपको जो समझाया जाता है वो समझ में नहीं आ रहा है। इट इज वेरी वेरी एविडेंट। ठीक है, अब थोड़ा देखिए, ये तो शेख के साथ काम कंप्लीट हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर कोई रिलायंस में इन्वेस्ट करे तो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 11.5% होना चाहिए। उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 11.5% होना चाहिए। अगर रिलायंस, अच्छा, ये तो हुआ फ्रॉम अ व्यू पॉइंट ऑफ शेयर होल्डर। अगर रिलायंस 11.5% से कम रिटर्न जनरेट करती है अपने बिजनेस में, तो क्या होगा? शेयर होल्डर्स को लॉस हो जाएगा ना, वो निकल जाएंगे वो, क्योंकि उनने तो सोचा है 11.5 मिलना चाहिए, 11.5 मिल नहीं रहा है, तो रख के फायदा क्या है? ये था अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आप अब एक देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है कॉस्ट ऑफ डेट। ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझना बेटा, है ना। रिलायंस गया बैंक पास, बैंक ऑफ चिपलुन, चिपलुन के एक बैंक के पास गया कि हमें 1 करोड़ रुपया उधार चाहिए।
1 CR। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितने पैसे पे मिलेगा? बैंक ऑफ चिपलून ने बोला आपको देंगे जी हम 8%, या हम आपको देंगे से फॉर एग्जांपल ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए 10% पे, 10% पे देंगे। ध्यान से समझ, बैंक ऑफ चिपलून। रिलायंस को क्या हर साल बैंक ऑफ चिपलून को 10 लाख रुपया देना है? क्या ये रिलायंस की कॉस्ट है? यही देना है? कल को अगर रिलायंस का धंधा अच्छा नहीं चलता है तो भी क्या रिलायंस को ये 10% का पेमेंट करना है? बिल्कुल करना है। लेकिन अगर कल को रिलायंस का धंधा अच्छा नहीं चलता है तो क्या ये 11.5% देना जरूरी है? बिल्कुल नहीं सर, ये तो रेसिडुअल रिस्क है। ये तो घर का मैटर है ना, लास्ट में संभाल लेंगे, पहले बैंक को पेमेंट करना जरूरी है। आपको पता है, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि रिलायंस का जो टैक्स रेट है इस समय वो 25% है। आपको पता है एक्चुअल में आपको ऐसा दिख रहा है कि रिलायंस ने 1 करोड़ का लोन 10% पे लिया है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। चूंकि टैक्स की सेविंग्स का एलिमेंट यहां पर इंक्लूडेड है, इसीलिए या तो आप ऐसा बोल दो कि रिलायंस ने 75 लाख का लोन एट द रेट 10% पे लिया है, या फिर आप बोल दो कि रिलायंस ने 1 करोड़ का लोन एट द रेट 7.5% पे लिया। ठीक है, इन दोनों में ही इन दोनों में ही आपका रेट ऑफ रिटर्न बिल्कुल सेम आ रहा है। थोड़ा सोचो जरा, अगर अपन मानते कि नहीं सर लोन तो 1 करोड़ का ही लिया है रिलायंस ने और उस पे उसको 10% का इंटरेस्ट भरना है, तो उसका खर्चा तो 10 लाख रुपया। रे मेरे भाई, वो 10 लाख के खर्चे के कारण क्या उसको उस 10 लाख पे 25% का टैक्स बचेगा क्या? यानी उसका नेट खर्चा जो हो रहा है वो 7.5 लाख का ही तो हो रहा है। सोच के देखना, अगर ये 10 लाख खर्च नहीं करता तो मेरे को क्या एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है इनकम टैक्स को? बहुत बेसिक सी चीज है ये, समझ रहे हो आप? एंड दैट इज द रीजन व्हाई कॉस्ट ऑफ डेट के आगे 1 - T करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लीजिए और मुझे पूरा एंड टू एंड इसको करके बताइए लॉजिक के साथ। मैं आपको बोलता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स फॉर एग्जाम्पल 6.5% चल रहे हैं। निफ्टी 50 का जो रिटर्न्स है वो से फॉर एग्जाम्पल 13% है में। बीटा ऑफ लेंस कार्ट का जो बीटा है वो से फॉर एग्जाम्पल 1.5 है। ठीक है, रिसेंटली रेज्ड डिबेंचर्स, लेंस कार्ट ने रिसेंटली अभी डिबेंचर रेस करे 11% पे। टैक्स का जो रेट है वो 20% है। आपको क्या फाइंड करना है? आपको करना है कैलकुलेट आपको वैक कैलकुलेट करना है। बहुत इजी है सर, यहाँ पर के ई कैलकुलेट करता हूँ, इधर के डी कैलकुलेट करता हूँ, इधर के ई कैलकुलेट करता हूँ, इधर के डी 1 - T कैलकुलेट। के ई के लिए सर सबसे पहले तो मेरे को, अगर मैं लेंस कार्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो सबसे पहले मेरे को मिनिमम उतना रिटर्न तो चाहिए जितना मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। मतलब बहुत सही बात है, 6.5% तो रिटर्न दे। फिर सर मेरे को है ना 13% रिटर्न मार्केट दे रहा है, लेकिन 6.5 तो आप दे रहे हो, तो एडिशनल रिटर्न मेरे को कितना चाहिए? 13 - 6.5, है ना? तो ये कितना रिटर्न हुआ? ये अगेन 6.5% रिटर्न हुआ इनटू मेरी जो कंपनी है लेंस कार्ट, वो निफ्टी 50 के मुकाबले 50% ज्यादा रिस्क है, तो 1.5 आ गया। और यहां पर इस जगह पर आएगा आपका 11% का तो आपका रिटर्न है, और 20% टैक्स की छूट मिल जाएगी आपको इसमें से। मतलब नेट आपकी जो कॉस्टिंग निकल के आ रही है वो कॉस्टिंग आपकी 180 रुपए निकल के आ रही है, मतलब 80 पैसे ही निकल के आ रही है, और 8.8% निकल के आ रही है, राइट? ये आ गया आपका 16.25।
है ना? और ये आ गया आपका 8.8%। नाउ अंडरस्टैंड दिस। मान लो ऐसा कि जो इक्विटी है वो 70% है पूरे कैपिटल में, और जो डेट है वो 30% है पूरे कैपिटल में। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.70, प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.30। जो आंसर निकल के आएगा वो आपका वैक बनेगा। ये लेक्चर एकेडमिक जरूर था, बट जितने स्टूडेंट से मैंने बात करी है, दिस इज वन ऑफ द डीपेस्ट पेन पॉइंट्स ऑफ द स्टूडेंट। लेवल 1 कर लिया सर, लेवल 2 कर लिया सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझ। मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी आपको समझाने की। आपको अगर पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। आपने अगर ऐसा कोई और डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट सीखना है तो भी मुझे बताना, ठीक है? कमेंट में लिख के। मैं आपके लिए ज़रूर उस पे वीडियो बनाऊँगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए दिस इज़ पार्थ वर्मा।